नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द विगन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का आज मॉडल पेपर 27वां आपके सामने है, जिसमें बहुत ही कम समय में जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं दोस्तों, जैसे यूपीपी, एसएससी जीडी, एसएससी, सीएचएसएल, यूपीएसआई आदि सभी एग्जाम्स के जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, वो सभी क्वेश्चंस बहुत कम समय में आपको कराएंगे। इससे पहले दोस्तों 26 क्लासेज कराई जा चुकी हैं, तो आप चैनल पे विजिट करके जो प्लेलिस्ट है वहाँ से बहुत ही कम समय में अपनी सारी क्लासेज को देख सकते हैं दोस्तों, और एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और एक बेहतर स्कोर आपका एग्जाम में हो जाएगा यदि आप प्रैक्टिस करके जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। वहाँ पे दोस्तों विद इमेज क्लासेज कराई गई हैं, जिससे आप आसानी से समझ भी जाएंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा सारी क्लासेज। आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। आज का पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? तो हड़प्पा का दोस्तों स्थल जो लोथल है, उसकी खुदाई एसआर राव के नेतृत्व में की गई थी। कब की गई थी ये भी आपको याद रखना है। तो ये खुदाई दोस्तों इनके नेतृत्व में 1954 में की जाती है। तो विद सन आपको याद रखना है, क्योंकि कब की गई थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो इनमें से दोस्तों जो हुमायूं था, हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। हुमायूं दोस्तों 1539 में चौसा का जो युद्ध है, आप याद रखिएगा, हुमायूं और शेरशाह के मध्य होता है, जिसमें हुमायूं पराजित हो जाता है। उसके बाद दोस्तों 1540 में बिलग्राम युद्ध भी आपको याद रखना है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, उसमें भी इसकी हार होती है। इसके बाद दोस्तों ये रिटर्न करता है 1555 में। 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है, जहां दोस्तों पुनः हुमायूं सत्ता पर आरूढ़ होता है। और इसके बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा समय नहीं, 1556 जस्ट इसके एक साल बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। दीने पनाह नामक भवन में जो पुस्तकालय था दोस्तों, वहाँ की सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु होती है। कौन से? दीने पनाह। तो ये भी आपको याद रखना है, दीने पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो चंद्रशेखर आजाद दोस्तों अल्फ्रेड जो पार्क है इलाहाबाद में, वहाँ पे शहीद हुए थे। कौन सा दोस्तों पार्क है? अल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम बदल करके दोस्तों चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है। और 27 फरवरी 1931 को दोस्तों ये शहीद होते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में से द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो द इंडिपेंडेंट समाचार पत्रिका के दोस्तों संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने दोस्तों 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद से इसको प्रकाशित किया था, इस पत्रिका को। तो इसे भी आपको याद रखना है साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो इनमें से दोस्तों कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा की थी? तो वो था दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसको कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको पिछली क्लास में भी बताया है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। भागीरथी और भीलांगना नदी जो है उसके संगम पे। कौन सी नदी? भागीरथी नदी और भीलांगना नदी। तो इन दोनों का जो संगम है वहां पे टिहरी बांध स्थित है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा दोस्तों लेह से श्रीनगर को जोड़ता है, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? नर्मदा, साबरमती, लूनी, कृष्णा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। कृष्णा नदी जो है वो पश्चिम नहीं बल्कि पूर्व दिशा की ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ये बहती है दोस्तों। बाकी नर्मदा हो गई आपकी, साबरमती, लूनी, ये सभी पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, साथ में दोस्तों आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है।
कृष्णा का उद्गम कहाँ से होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। तो कृष्णा का उद्गम दोस्तों महाबलेश्वर पर्वत से होता है। कहाँ से? महाबलेश्वर पर्वत से। नदियों का जो उद्गम है उससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए या कौन कौन सी नदियां हैं। तो भारत की दोस्तों 3 ऐसी नदियां हैं जो भारत में प्रवाहित होती हैं, लेकिन उनका तीनों का उद्गम स्थल एक ही स्थान पर है। तो वो कौन सी नदियां हैं? तो वो है दोस्तों आपकी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इनके बारे में डिटेल से जानते हैं दोस्तों। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम कहाँ होता है? तो इन तीनों का उद्गम दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर के पास से होता है। कहाँ? तिब्बत में मानसरोवर के पास से होता है। लेकिन किस ग्लेशियर से होता है ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो इनमें से दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? ब्रह्मपुत्र का दोस्तों चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या नाम है? चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से दोस्तों ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है। और इसके अलावा दोस्तों सतलज की बात करते हैं तो सतलज का उद्गम होता है राकसताल से। कहाँ से होता है? राकसताल से होता है। तो ये भी आपको याद रखना है डिटेल में। और इसके अलावा दोस्तों जो सिंधु नदी है उसका उद्गम यदि पूछा जाए किस हिमानी से, किस ग्लेशियर से होता है, तो इसका दोस्तों सिनकाबाब ग्लेशियर से, सिनकाबाब इसका उद्गम सिनकाबाब ग्लेशियर से होता है। तो इन तीनों का किस ग्लेशियर से उद्गम हुआ है ये भी आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र का दोस्तों चेमायुंगडुंग से, और इसमें सतलज का राकसताल से, और सिंधु नदी का सिनकाबाब ग्लेशियर से उद्गम होता है। तो आपको ये सब डिटेल याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां स्थान का देश है? तो इनमें से दोस्तों 5वें स्थान पर कौन सा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो है दोस्तों आपका ब्राजील। ब्राजील को दोस्तों विश्व का कहवा पात्र भी कहा जाता है। यदि पूछा जाए विश्व का कहवा पात्र किस देश को कहते हैं, तो वो दोस्तों कहते हैं ब्राजील को। तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी एक ट्रिक भी आपको बताई थी, रुक चीन अब आया भारत। कौन सी दोस्तों बताई थी? इसमें आपको एक ट्रिक बताई थी दोस्तों, रुक चीन अब आया भारत, अब आया भारत। इसमें दोस्तों आप सीरियल वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से देशों को याद कर सकते हैं। नंबर 1 पर रूस हो जाएगा, और का से दोस्तों कनाडा दूसरा नंबर है, और तीसरा नंबर इसमें है चीन का, और अब से दोस्तों आ से क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा, और 5वां स्थान हो जाएगा बा से ब्राजील का, और आया से दोस्तों 6ठा स्थान ऑस्ट्रेलिया का, और 7वां स्थान भारत का है। तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं या डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का संविधान सभा द्वारा डैश में अपनाया गया, यानी किस सन में अपनाया गया था? और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान दोस्तों लागू तो 26 जनवरी 1950 को होता है, लेकिन इसको अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो इनमें से दोस्तों जो 5वीं अनुसूची है, कौन सी 5वीं अनुसूची, उसमें दोस्तों SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में प्रावधान किया गया है। तो आपको याद रखना है। ऑप्शन ए में दोस्तों फोर्थ चार वाली अनुसूची दी गई है। तो 4 नंबर की जो अनुसूची है 4वीं, उसमें दोस्तों जो राज्यसभा की सीटें हैं उसके आवंटन के बारे में, राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में वर्णन मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 जो भाषाएं हैं, 22 जो भाषा हैं दोस्तों, भाषा से संबंधित है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और जो 6ठी अनुसूची है दोस्तों, 6वीं अनुसूची, उसमें जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं कौन कौन से दोस्तों? असम। इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, ATMM से याद रखिएगा। वो 6ठी अनुसूची में ये चारों राज्य आते हैं। ए से दोस्तों असम हो जाएगा, और टी से हो जाएगा त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। और एम से, पहले एम से दोस्तों मिजोरम हो जाएगा। कौन सा? मिजोरम। और दूसरे एम से हो जाएगा मेघालय। तो इन 4 राज्यों का जो वर्णन है वो दोस्तों कौन सी अनुसूची में है? तो ये है 6ठी अनुसूची में। तो इसे भी आप याद रखिएगा।
यहाँ की जो जनजातियां हैं इनके संबंध में इसमें एक विशेष रूप से उपबंध किया गया है छठी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो इनमें से दोस्तों जो SLR है, ये घटी हुई CR और SLR, ये दोस्तों दोनों चीज़ें बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से नहीं है। बाकी ब्याज दर का विनियमन, नई पीढ़ी बैंक और वर्धित SLR जो है, ये सभी दोस्तों इससे संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय। तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में रक्षा व्यय सम्मिलित नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। रक्षा व्यय जो दोस्तों जो होता है या रक्षा विभाग के द्वारा खर्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिजली के करंट का SI यूनिट क्या है? तो बिजली के करंट का दोस्तों SI यूनिट इनमें से कौन सा है? वाट, वोल्ट, कैंडला, एम्पेयर। तो वो है दोस्तों एम्पेयर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाट दोस्तों शक्ति का होता है और वोल्ट किसका होता है? तो वोल्ट दोस्तों विद्युत विभवांतर का होता है। किसका? विद्युत विभवांतर का होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों जो कैंडला है वो दीप्त ज्योति तीव्रता का होता है। किसका होता है? ज्योति तीव्रता का होता है। तो ये आप याद रखिएगा। और एम्पेयर तो आपको दोस्तों बता ही दिया, बिजली करंट का होता है। तो ये सभी यूनिट आपको याद रखनी है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तित हो जाता है? तो ये दोस्तों सभी गलत हैं। ऑप्शन बी, डी और सी, इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। तो आप याद रखिएगा। और ये दोस्तों जंग जो लगती है किसके कारण लगती है? तो ये दोस्तों फेरिक ऑक्साइड के कारण लगती है। ये भी आपको याद रखना है। कौन सा कारण है दोस्तों इसका? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के कारण लगती है Fe2O3। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं है? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं है? तो इसमें दोस्तों जो सेक्रेटिन हार्मोन्स है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं है। बाकी दोस्तों प्रोलैक्टिन है और ऑक्सीटोसिन है और इसके अलावा दोस्तों ये जो वेसोप्रेसिन है, ये तीनों दोस्तों आपके पीयूष ग्रंथि जो होती है उससे स्रावित होते हैं। सेक्रेटिन जो है दोस्तों वो आंतीय हार्मोन्स है। कौन सा है दोस्तों? आंतीय हार्मोन्स है और एस सेल से स्रावित होता है। एस सेल से ये स्रावित होता है, ना कि पीयूष ग्रंथि से। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो इसमें दोस्तों जो कुष्ठ रोग होता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुष्ठ रोग दोस्तों जीवाणु जनित रोग है और कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये आपको नोट कर लेना है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक दोस्तों जीवाणु से ये कुष्ठ रोग होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो बिडाल परीक्षण आप सभी को पता होगा दोस्तों, टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो कानपुर है वो चमड़ा उत्पाद के लिए जाना जाता है और इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं इसको। तो ये भी आपको याद रखना है। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं और उत्तर प्रदेश में दोस्तों कानपुर जो है चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जानी जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की यदि पूछा जाए औद्योगिक राजधानी कौन सी है, तो वो भी कानपुर को ही कहा जाता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दोस्तों कब प्रारंभ हुई थी? 1 मई 2016 को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो बलिया से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ से? बलिया से।
लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 जो है उसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत 2021 में किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कब किया था? 2021 में। और महोबा से दोबारा इसकी शुरुआत होती है। तो दोनों को आपको याद रखना है। पहली बार बलिया से शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 में, और दूसरी बार 2.0 की शुरुआत 2021 में महोबा से होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो गेहूं में दोस्तों प्रोटीन का प्रतिशत 8 से लगा करके 15% तक होता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपसे कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज पूछा जाता है तो 65 से 70% गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में कुल कितने गांव हैं? तो भारत में दोस्तों कुल गांवों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 6,40,930 के आसपास भारत में कुल गांव हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद दोस्तों दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों एक ऐसा जिला है जहां पर पुरुषों का महिलाओं से अनुपात सर्वाधिक है, तो वो है दोस्तों आपका जौनपुर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का या जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो दोस्तों कितना है? 912। यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? 912 है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, तो आप इसे याद रखिएगा। और जौनपुर का दोस्तों लिंगानुपात कितना है? 1024 है। इसके अलावा दोस्तों आजमगढ़ का भी ज़्यादा है महिलाओं के अपेक्षा। कितना है दोस्तों? 1019 और देवरिया का भी 1027 है। तो ये 3 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे पुरुषों का जो अनुपात है दोस्तों वो महिलाओं से ज़्यादा है। लेकिन सर्वाधिक पूछा जा रहा है तो सर्वाधिक इसमें दोस्तों कौन सा हो जाएगा? जौनपुर का हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी। और जो भी आपके साथी हैं दोस्तों जिनका पेपर है यूपी होमगार्ड का, उनके पास आप शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर आप चैनल से जुड़ें, ताकि जो भी आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपकी हम बेस्ट सहायता कर सकें। मिलते हैं दोस्तों कल आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।